बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी डॉक्टर शो विद डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के एक और प्रोग्राम के साथ खुशामदीद। 29 सितंबर दुनिया भर में वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है। दुनिया भर में दिल के अमराज में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। इसकी बड़ी वजह कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर, इन सब बीमारियों का आना है और इनकी वजह से दिल के अमराज में दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है, इस पे आज हम तफसील से बात करेंगे। हमारे मेहमान शख्सियत हैं डॉक्टर मोहम्मद हाशिम, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी हैं डॉ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल कराची में। उनसे तफसील से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वर्ल्ड हार्ट डे क्यों मनाया जाता है? अच्छा, हर साल जैसे आपने कहा, हर साल सितंबर के महीने में ये दिन मनाया जाता है। इस दिन का मनाने का मकसद ये है कि आम आवाम में दिल की बीमारियों के मुतालिक आगाही पैदा करना है। सही। और हर साल ही इसको एक थीम की सूरत में मनाया जाता है, यानी एक लोगो दिया जाता है और उसी पे ही एक्ट किया जाता है। इस साल जो थीम है इसका वो है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट, यानी दिल से दिलों का ख्याल रखें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर मरीज़ को आप दिल से देखें, यानी डॉक्टर्स के लिए है कि हर मरीज़ को आप दिल से देखें और उसमें आपकी सिंपैथी हो, एम्पैथी हो। या ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए ही नहीं है, ये हम सब एज ए कम्युनिटी के लिए, सबके लिए आप दिल से किसी का ख्याल रखें। तो यानी दिल से दिल का ख्याल रखना, यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। ठीक है डॉक्टर हाशिम, दिल के अमराज में क्यों इजाफ़ा होता चला जा रहा है? जैसे ही दुनिया जो है वो इवॉल्व कर रही है, उसी तरह से दिल की बीमारियों में भी दिन ब दिन इजाफ़ा होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें मुख्तलिफ़ अवामिल हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि बदकिस्मती से पाकिस्तान दुनिया का नंबर 1 कंट्री है जो कि शुगर के हवाले से, यानी डायबिटीज़ के इंसिडेंस के हवाले से, ये 2022 या 22 के एंड में या 2023 के बिगिनिंग में वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन ने एक नंबर जो है वो पब्लिश किया था, जिसमें पाकिस्तान सर फहरिस्त पे था और जिसकी जो इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ थी, यानी डायबिटीज़ होने की जो शरह थी पाकिस्तान में 33% थी। और लेकिन अगर आप उस चार्ट को डिटेल से देखें, जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट 20 में उनमें कोई नहीं है, यानी ना। इसकी वजह यह है कि हमारे मुल्क में जो हमारा लाइफ स्टाइल है वो इतना ख़राब हो चुका है और हमारे खाने पीने, हमारे जो है वो स्ट्रेस लाइफ और लैक ऑफ फ़िज़िकल एक्टिविटी, ये सारे अवामिल मिल के जो है इसमें शुगर, डिस्लिपिडीमिया और ये सारे अवामिल मिल के फिर वो अल्टीमेटली जो है वो दिल की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। क्या हमारे जेनेटिक फैक्टर्स भी ऐसे हैं जिनकी वजह से हार्ट की बीमारियां होती हैं? यकीनी तौर पे होंगी, लेकिन बदकिस्मती से फिर मैं वही बात कहूँगा कि हमारे मुल्क में रिसर्च का इतना जो है वो फुकदान है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती नहीं है और जेनेटिक स्टडी है भी बहुत मुश्किल और इसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा चाहिए हैं। तो एक जो अवामिल में से बहुत सारे अवामिल हैं जो दिल की बीमारियों के, उनमें से एक अहम जो है फैमिली हिस्ट्री है। तो फैमिली हिस्ट्री यकीनी तौर पे वो जेनेटिक्स से ही लिंक्ड है। तो जेनेटिक्स जो है वो ये एक अवामिल हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। खाने पीने का रुझान बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ, ऑयली चीज़ें, घी, इसमें किस तरह कमी लाई जा सकती है? वैसे तो हम डॉक्टर साहब हम कहते हैं कि हम एक गरीब मुल्क हैं या थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं और हमारे सोशो इकनॉमिक स्टेटस इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन आप वीकेंड्स पे जाएं, कहीं भी आप जाएं, आपको बाहर किसी भी रेस्टोरेंट में आपको वेट करना पड़ता है, घंटों शायद इंतज़ार करना पड़ता है खाने के लिए। तो वही, और हमारे शहर कराची में शायद कोई भी ऐसी तफरीही जगह नहीं है जहाँ पे कोई जाके स्पोर्ट्स खेले या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी हो या कोई पार्क हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों ने इस बाहर के खाने पीने को ही अपनी तफरी का सबब बना लिया है। तो खाना पीना और बाहर के खाने पीने में जो है वही नमक के कंटेंट ज़्यादा होंगे, वो ऑयल कैसा होगा, ये सारे अवामिल शामिल होते हैं और वो अल्टीमेटली आपको जो है मुख्तलिफ़ बीमारियों में, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर सर फहरिस्त है, और वो अल्टीमेटली आप दिल के मरीज़ का, दिल के अमराज का सबब। ये ब्लड प्रेशर की क्या वजह है? आपने ज़िक्र किया, ब्लड प्रेशर क्यों होता है?
जो 90 से 95% ब्लड प्रेशर की कोई वजह नहीं है। ब्लड प्रेशर को तकसीम किया जाता है दो हिस्सों में, एसेंशियल हाइपरटेंशन और नॉन एसेंशियल। यानी एसेंशियल हाइपरटेंशन वो है जिसमें कोई वजह नहीं है, सिर्फ 5 से भी कम परसेंट में हमें ब्लड प्रेशर की कोई वजह मिलती है, सही, जिसमें सर फेहरिस्त जो है वह एंडोक्राइनल डिजीज़ है, गुर्दे के अमराज हैं, सही। लेकिन जो ब्लड प्रेशर जो एक लार्ज वॉल्यूम है उसमें कोई सबब नहीं है। ख़ानदान में भी चलता है क्या ब्लड प्रेशर? ख़ानदान में भी चलता है। जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट तो हर डिज़ीज़ के साथ लिंक्ड है, लेकिन जो है 99% जो है 95% एंड अबव में जो है वो हमें कोई अवामिल मिलते नहीं है, कोई वजह मिलती नहीं है, वो उसे एसेंशियल हाइपरटेंशन कहा जाता है। हाशिम, इसको किसी तरह रोका जा सकता है क्योंकि नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के भी, तो कोई वजह जब नहीं है तो किस तरह पता चलेगा कि हम इसको कम करें या ब्लड प्रेशर हो ही ना? ये जो आपने शुरू में ही बात कही ना, ब्लड प्रेशर, शुगर, दिल के मरीज़, इन तीनों बीमारियों की जो वजह है ना, या इनको प्रिवेंट करने के बहुत आसान तरीके हैं। तीनों को आप बासानी कंट्रोल कर सकते हैं विद योर हेल्दी लाइफस्टाइल। अब हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, उसकी एक लंबी लिस्ट है। आपने टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, आपने जो है वो आपके खाने पीने कैसे हों, लो फैट लो सॉल्ट डाइट हो, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होना मस्ट है, आप स्मोकिंग ना करें, आपकी ये वेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है, मोटापा हमारी कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, मोटापे के पे आप कंट्रोल करें। स्ट्रेसफुल लाइफ से जो है अपने आप को जो है वो थोड़ा सा आपने, या स्ट्रेस जो है कोपिंग मेथड्स आपको सीखने चाहिए। तो अगर आप इन सारे एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएंगे तो आप इन सारे ब्लड प्रेशर, शुगर और दिल के अमराज से बच सकते हैं। डॉक्टर हाशिम, डॉक्टर्स में भी काफ़ी स्ट्रेस होता है, आपके फील्ड कार्डियोलॉजी में भी, सो उसको डॉक्टर्स किस तरह कोप करें? यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। बस ये स्ट्रेस बेयर करने का हर एक का एक मुख्तलिफ अंदाज है। आपने मुझे, जो मैं अपना बताऊं आपको, मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं, सही, मैं फ़ुटबॉल खेलता हूं, मैं कोशिश करता हूं किसी ना किसी तरह अपने बिज़ी शेड्यूल में ही जो है वो आधा घंटा 1 घंटा निकाल के एक्सरसाइज कर लूं। सो जो चीज़ आपको रिलैक्स करती है, जो चीज़ आपको आपके जो लाशऊर में आपकी चीज़ें जो हैं भुला देती है, वो आपको स्ट्रेस रिड्यूस कर सकती है। अब वो आपने देखना होगा कि किस चीज़ से आप रिलैक्स होते हैं। कोई स्पोर्ट्स से होता है, कोई अपने फैमिली के साथ बैठ के जो है वो अच्छे टाइम स्पेंड करने से होता है, किसी को यानी दूर से गैदरिंग मिल जाए जो कि उसे रिलैक्स करे कि भाई ये सब चलता रहेगा, और डिफरेंट मेथड्स हैं। तो आपने ख़ुद सीखना होगा कि आपने इस स्ट्रेस को कैसे जो है वो कोप अप करना है। वॉक कितनी करनी चाहिए डॉक्टर हाशिम, क्योंकि वॉक एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इन बीमारियों से बचने का? जी, जो अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी या AHA जो है, वो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो कहती है, वो कहते हैं कि हफ्ते में 5 दिन आपको वॉक करनी चाहिए और 40 मिनट, और उन 40 मिनट भी ऐसे वॉक हो कि हर 10 मिनट में आप 1 किलोमीटर वॉक करें, यानी 40 मिनट में 4 किलोमीटर आपने कवर करनी है, और 5 हफ्ते में 5 दिन जो है वो आपने कम से कम वॉक करना है तो तब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएंगे। ठीक है। सो US का और यहाँ पाकिस्तान में डिफरेंस तो बहुत है, वहाँ जगहें खुली खुली हैं, यहाँ क्या करे बंदा वॉक के लिए, थोड़ा सा बताएं। इसका आंसर तो शायद मेरे पास ना हो। बस एक जो मैं कह सकता हूँ कि आप कोई भी जिम जो है वो जा सकते हैं जहाँ पे ट्रेडमिल हो, आप अगर ट्रेडमिल रख सकते हैं ट्रेडमिल, अदरवाइज़ थोड़े बहुत पार्क्स तो हैं, मेरे घर के करीब भी हैं 1-2, और गुलशन के एरियाज़ में भी हैं, पार्क तो हैं। अगर आप जाना चाहें, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना कि व्हेन देयर इज़ ए विल देयर इज़ अ वे। आपने अपने लिए टाइम निकालना है, आपने अपने एक्सरसाइज को, वॉक को अगर इसको मामूल बना लें तो वो तरीक़े और मेथड निकल आएंगे। तो ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि कोई जगह नहीं है, मैं कहाँ वॉक करूँ कहाँ ना करूँ। तंबाकू नोशी से किस तरह बचा जाए? तंबाकू नोशी से हमें शुरू से ही आजकल जो मामलात हैं वो इंतहाई ख़तरनाक हद तक जो है वो बिगड़ चुके हैं, और हमें शुरू से ही स्कूल लाइफ में से ही अपने बच्चों पे बहुत स्ट्रिक्ट वॉच रखनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए, उनकी गैदरिंग ऐसी ना हो, और फिर कॉलेज लाइफ में भी उन पे बहुत ज़्यादा हमें अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और दूसरा ये है कि
एक दफ़ा खुदा ना खास्ता कोई भी अगर ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए, यानी स्मोकिंग की बीमारी, मैं इसे बीमारी समझता हूँ, तो फिर उससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने मरीज़ों में देखा है कि जिन्होंने 40-40 साल तक भी सिगरेट पी है और उन्होंने एक दफ़ा तहिया कर लिया अटैक के बाद या किसी, तो वो भी स्मोकिंग से जान छुड़ा लेते हैं और जान छुड़ा सकते हैं। आप क्या मशवरा देते हैं उन मरीज़ों को, किस तरह वो छोड़ते हैं ये? मशवरा एक तो काउंसलिंग है जिसमें हम उनकी जो है वो साइकोलॉजिस्ट से एक सेशन रखते हैं। दूसरा ये है कि हमारे कुलीग्स, क्योंकि हम ऐसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में काम करते हैं, वहाँ हमारे पास साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट दोनों हैं, तो हम उनकी भी हेल्प ले लेते हैं और हम उन इसके जो मुज़र असरात हैं उससे उनको आगाह कर देते हैं कि देखें, एक पीने के साथ, और ये एक अहम वजह है आपके हार्ट अटैक का। एक अटैक हो गया, अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदगी दी है, तो अब आप इसकी अब कदर कर लें। और जो है फिर हम उनको ग्राउंड मुहैया कर देते हैं कि भाई आप इनसे मिल सकते हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे, तो उससे फिर आसानी रहती है, एक उनको जो है वो रोड मैप मिल जाता है। और लेकिन डॉक्टर हाशिम, आपने ये नहीं देखा कि किसी को हार्ट अटैक हो और आप उसकी जान बचाएं तो आपके वो बहुत करीब हो जाता है, तो आपका कहना जो है वो उसके लिए ज़्यादा मायने रखता है बनिस्बत साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के, तो आप किस तरह लेकिन क्यों, ये हमारी फील्ड ऑफ एक्सपर्टी नहीं है सर, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। हमें अपनी लिमिटेशंस और वो भी समझ लेनी चाहिए। मैं कभी भी कोशिश करता हूँ कि मैं लिमिटेड रहूँ अपनी फील्ड पे। मैं एक मुखलिस जो है उनको मशवरा दे सकता हूँ, एक सिंसियर एडवाइस दे सकता हूँ। अगर मैं ही क्विट ऑफ स्मोकिंग पे वो शुरू हो जाऊं तो मैं अपनी फील्ड को शायद उसके साथ जस्टिस ना करूं। तो कभी भी, क्योंकि हमारे पास जो मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर एंडोक्राइनल यानी डायबिटीज़ उनको होती है, उनको जो है साथ में ब्लड प्रेशर भी होता है और दूसरे मसाइल भी होते हैं। तो शुगर के लिए अगर इनिशियल स्टेज हो या बिल्कुल वो कोई कॉम्प्लिकेटेड ना हो, तो फिर उसमें हम कोशिश करते हैं ख़ुद देख लें। अदरवाइज़ कभी भी हम दूसरे की फील्ड में जो है वो इंटरफेयर करके पेशेंट का नुकसान नहीं होने देते। खाने पीने में सलाद, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, उनका कितना रोल है? बहुत ज़्यादा रोल है। देखें, ब्लड प्रेशर या दिल के मरीज़ों में मैंने कहा था हेल्दी लाइफस्टाइल, तो इसमें से हर एक का एक परसेंटेज है, वैल्यू है। और ब्लड प्रेशर का अगर आप डाइट लेंगे तो डाइट से भी, उसमें ये इस हद तक मेंशन्ड है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इतना कम करेगी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इतना कम करेगी। किसी भी स्टेज के ब्लड प्रेशर हो तो उसमें अगर आपकी हेल्दी डाइट होगी तो वो आपको हेल्प आउट करती है। और किसी भी स्टेज की जो ब्लड प्रेशर होगा उसमें इनिशियल जो फर्स्ट स्टेप है वो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जिसमें डाइट का बहुत ज़्यादा रोल है। डाइट में हम कहते हैं कि हम बॉइल्ड फूड जो है ना वो ज़्यादा अच्छे हैं बनिस्बत फ्राइड फूड के। सही है। फूड में हम कहते हैं कि वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर हैं बनिस्बत एनिमल प्रोडक्ट्स के। और फिर अगर किसी को गोश्त पसंद है तो गोश्त में हम कहते हैं सफ़ेद गोश्त या वाइट मीट ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत लाल गोश्त के। सही। तो इसी तरह ही यही डाइट है। और सैलड को जो है वो हम प्रमोट करते हैं कि आपने सैलड, इजीली डाइजेस्टेबल फूड लेने चाहिए, फाइबर्स आपके हों, तो इससे आपके ब्लड प्रेशर पे और दिल पर भी मुस्बत असरात होते हैं। डॉक्टर हाशिम, दवाई कब शुरू करते हैं आप किसी मरीज़ को ब्लड प्रेशर की? कौन से नंबर्स होते हैं जिस पे आप दवाई शुरू करते हैं? ये नंबर जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। सबसे पहले गाइडलाइंस या जो हमारी रिकमेंडेशंस होती हैं वो चेंज होती रहती हैं। सबसे पहले तो तशख़ीसी अमल जो है इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। कोई भी आया अपने जो है किसी अजीज़ से लड़ के झगड़ के गुस्से की हालत में और हमने उसका ब्लड प्रेशर देख लिया, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, तो ये आप कहते हैं कि भाई ये दवा ले लो ठीक हो जाओगे। भाई ये ब्लड प्रेशर नहीं है, ये रिएक्शनरी जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। सही। तो इसमें आपने उसको रिलैक्स करना है, उसका गुस्सा ठंडा करना है और आपसे कह देना है। अगर आपको डाउट है उसमें दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, मोटापा है, एज है और फैमिली हिस्ट्री है, तो इस तरह की अगर उसको पहले भी बार बार ब्लड प्रेशर बढ़े हुए हैं तो आपने उसके वर्कअप कराना चाहिए, देख लेना चाहिए कि ये आया इसको ब्लड प्रेशर है या नहीं है। अच्छा, ब्लड प्रेशर कहते हैं कब है? ब्लड प्रेशर तब कहते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा सिटिंग में, ओपीडी सिटिंग में जो है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है। यानी नॉर्मल रेंज क्या है? नॉर्मल रेंज 120 से कम सिस्टोलिक
और 80 से कम डायस्टोलिक, इसे कहते हैं नॉर्मल। इससे बड़ा हुआ होगा तो फिर आपने वो स्टेज वाइज जो है उसको क्लासिफाई करते हैं। 1 से 2 या 2 से ज़्यादा सेटिंग में उसका नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसको कोई फिज़िकल, सोशल और कोई भी ऐसी एबनॉर्मलिटी ना हो उसमें। ऐसा ना हो कि सर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर, सर में दर्द होगा तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ेगा ही। तो हमें इस तरह क्लासिफाई करते हैं। और ब्लड प्रेशर जब मल्टीपल सेटिंग्स में ब्लड प्रेशर रीडिंग बढ़ी हुई आए और हम उसको हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ भी कहते हैं कि आप उस तरफ भी जाएं, और फिर दवाइयाँ शुरू से एक ABCD करके दवाइयाँ हैं हमारी, तो हम इनिशियल से स्टार्ट लें। डॉक्टर हाशिम, कुछ मरीज़ कहते हैं घर पे तो डॉक्टर साहब बिल्कुल ब्लड प्रेशर परफेक्ट रहता है, लेकिन जब आपके पास आते हैं या मेरे पास आते हैं तब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी क्या वजह है? एक चीज़ है, एक टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल साइंस में हम पढ़ते हैं, उसे कहते हैं वाइट कोट हाइपरटेंशन। यानी घर पे तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहा और आपके पास आने से ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसको जो है कैसे कोप अप करना है? जाहिर सी बात है, जब एक मरीज़ हॉस्पिटल आएगा तो उसको एक स्ट्रेस लेवल उसका होगा कि भाई अभी मेरी ECG होगी, डॉक्टर ब्लड प्रेशर देखेगा, पता नहीं क्या कहेगा, पता नहीं कितने टेस्ट लिखेगा, पता नहीं कौन सी दवाइयाँ देगा, तो एक स्ट्रेस फैक्टर तो उसके साथ अटैच्ड होगा। किसी किसी का जो है वो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है उस स्ट्रेस में। तो उसमें करना क्या है? उसमें करना यह है कि उनसे कहना है कि होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करके आप आएँ, नंबर 1। नंबर 2, वो भी अगर, लेकिन होम मॉनिटरिंग में भी आपने उन्हें बताना है कि किस वक्त लेना है, किस हालत में लेना है। दूसरा ये है कि एक हमारे पास अब चीज़ इन्वेस्टिगेट करते हैं हम एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग का सिर्फ हमारी तशख़ीसी अमल में रोल नहीं है, बल्कि वो हमें बताती है कि हमें दवा किस वक्त देनी है, आया किसी को ब्लड प्रेशर है या नहीं है, हमें दवा किस वक्त देनी है, इनको रिस्क पर्टिकुलर पेशेंट की जिसके हम करा रहे हैं इनको रिस्क कितना है फालिज होने का या हार्ट अटैक होने का। तो किसी को भी अगर हम शक में होते हैं तो उनकी एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग करते हैं और फिर दवा तजवीज़ करते हैं। ठीक है, और ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा ही रहे मुस्तकिल डिस्पाइट ऑफ दवाइयाँ, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, एक तो पहले देख लेना चाहिए कि क्या सबब है। ऐसा आम तौर पे होता नहीं है, तो क्या वजह है। अगर डिस्पाइट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट या मैक्सिमल मेडिकल ट्रीटमेंट, या इसे हम लेबल करते हैं कि रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, हमने 3 दवाइयाँ दी हैं और उसके बावजूद 3 गोलियाँ दी हैं, उसके बावजूद भी उनका ब्लड प्रेशर मैक्सिमल डोज में कम नहीं हो रहा, तो क्या कोई वजह सबब ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। आम तौर पे गुर्दे की शरीयानों की बीमारी सामने आती हैं, या जिसे कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं। तो अब दुनिया में ये नया इलाज तो मैं नहीं कहूँगा, इसको भी काफ़ी अरसा हो गया इस इलाज को आए हुए भी, इसे कहते हैं रीनल डीनर्वेशन थेरेपी। तो हम वहाँ पे एंजियोप्लास्टी जिस तरह करते हैं उसी तरह हम बड़ी शरीयान से जाके अप्रोच करते हैं रीनल आर्टरीज़ को, और वहाँ पे जो उनकी डीनर्वेशन करते हैं, तो उससे जो है ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल हो जाता है। ये हार्ट अटैक क्या होता है? आपने एंजियोप्लास्टी की बात की, तो हार्ट अटैक क्या होता है डॉक्टर हाशिम? अच्छा, हार्ट अटैक जो है डॉक्टर साहब, दिल की 3 बड़ी शरीयानें हैं। इन 3 बड़ी शरीयानों में से किसी भी शरीयान का एकदम सडन अक्लूड हो जाना हार्ट अटैक कहते हैं इसको। ठीक है, बंद हो जाना? जी, सडनली किसी भी शरीयान का बंद हो जाना, वहाँ पे थ्रोम्बस आ जाए या एथेरोस्क्लेरोटिक जो कोलेस्ट्रॉल का प्लैग है वो जम जाए, तो वो हार्ट अटैक। आहिस्ता आहिस्ता हो रहा होता है, बंदे को पता नहीं चलता, या एकदम होता है ये? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है डॉक्टर साहब ये क्योंकि हम मेडिकल स्टूडेंट के साथ होते हैं और उनको पढ़ाने का भी हमारे एक ज़िम्मेदारियों में से है। तो ये जब हम मेडिकल स्टूडेंट के साथ होते हैं तो कहते हैं कि ये जो हार्ट अटैक का या दिल की शरीयानों में या किसी भी हमारी शरीयानों में जो कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन का जो अमल है, ये हमारी इंट्रायूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होती है। इंट्रायूट्राइन लाइफ से स्टार्ट होती है, फिर ये एक स्टेज आता है जिसमें ये इसकी स्पीड या रफ्तार बढ़ जाती है, तो एडल्ट लाइफ के बाद या 40 साल की उम्र के बाद, तो ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता जाता है स्पेशली दिल की शरीयानों में, और एक टाइम आता है कि वो कोलेस्ट्रॉल का जो प्लैग है वो रप्चर हो जाता है। रप्चर होगा तो वो रप्चर होने की वजह से वहाँ पे प्लेटलेट जो हैं वो एग्रीगेट होते हैं और वहाँ पे
थ्रोम्बस बन जाता है और खून की सप्लाई को बिल्कुल सडनली अक्लूड कर देता है। डॉक्टर हाशिम, किसी तरीके से पता चल सकता है कि क्लॉट बन रहा है या कब हार्ट अटैक होगा? ये किसी तरीके से पता चल सकता है? देखिए, डॉक्टर शायद मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जो रात के 2 बजे मुझे कॉल आ जाती है कि डॉक्टर हाशिम आ जाएं, हार्ट अटैक का पेशेंट आ गया, तो हम रात के 2 बजे फ़ौरन जाके उनकी एंजियोप्लास्टी करते हैं। किसी सीटी स्कैन की, किसी एमआरआई की, किसी अल्ट्रासाउंड की, किसी टेस्ट, किसी ब्लड के टेस्ट की, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। सिंपल मरीज़ की प्रेजेंटेशन, यानी उनकी तकलीफ़, और एक ईसीजी के बेस पे हम इतना बड़ा जो है वो प्रोसीजर कर लेते हैं। बिल्कुल पता चलता है। दिल की मरीज़ों का जो 90%, या मैं शायद ओवर एस्टिमेट अगर ना कर रहा हूँ तो मोर देन 80% जो है हम अलामतों से ही पहचान लेते हैं कि क्या तकलीफ़ है, क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए। उसके बाद जो हमारी जो है वो एग्ज़ामिनेशन और ब्लड टेस्ट जो है वो हमें जो है इसको इंडोर्स करती हैं। तो अगर किसी को भी अलामात हैं, यानी अलामात क्या हैं? चलने से सांस फूलना, सीने में दर्द होना, जल्दी थक जाना, तो ये अगर अलामात हैं तो फिर उसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस में पता चल जाते हैं कि इनको दिल की शरियानों में इनके कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है या कैल्शियम डिपॉज़िट्स हैं, इनको रिस्क कितना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। वो मुख्तलिफ जो हैं स्टेजेस हैं कि आप किस पेशेंट को कौन सा टेस्ट रिकमेंड करेंगे, किस पेशेंट को कौन सा टेस्ट रिकमेंड करना चाहिए और किसको नहीं। अब किसी को हार्ट अटैक हो गया, दवाइयाँ क्या सारी उम्र की होती हैं? बिल्कुल। अब एक पेशेंट, अगर किसी को हार्ट अटैक हो गया तो वो दिल का मरीज़ है, दवाइयाँ लाइफ टाइम होंगी उनकी। कुछ दवाइयाँ तो वो जो एक्यूटली बीमारी या जो प्रॉब्लम हुआ है उसको, और कुछ दवाइयाँ ऐसी ही हैं कि उनको फर्दर हार्ट अटैक से रोकने के लिए भी दवाइयाँ उनको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। क्या दूसरा हार्ट अटैक भी हो सकता है अगर दवाइयाँ? बिल्कुल, मल्टीपल अटैक्स हो सकती हैं। अच्छा। बिल्कुल, स्टेंट अगर किसी को लग जाए और वो दवाइयाँ छोड़ दें, स्टेंट बंद हो सकते हैं। और इवन बाईपास हो जाए, अगर दवाइयाँ बंद कर दें तो बाईपास बंद हो सकते हैं। भाई सिंपल सी बात है डॉक्टर साहब कि अगर अल्लाह ताला की बनाई हुई शरीयान बंद हो गई तो स्टेंट कैसे नहीं बंद होगा? अल्लाह ताला की बनाई हुई शरीयान बंद हो गई तो बाईपास क्यों बंद नहीं होगा? तो ये बाईपास का आपने जिक्र किया, ये क्या होता है? जब दिल की शरीयान, हार्ट अटैक में दिल की शरीयानों में बीमारी आ गई और जो है वो आगे का फ़्लो जो है वो रुक गया है, आगे सप्लाई नहीं हो रही, तो हम जो है ना उस बीमारी को, उस स्टेनोटिक सेगमेंट को, या जहाँ पे खून की रुकावट है उसको खोलने के लिए एक बाईपास कर लेते हैं। उस हिस्से को छोड़ के हम आगे एक ग्राफ्ट लगा लेते हैं, आर्टीरियल ग्राफ्ट या वीनस ग्राफ्ट लगा लेते हैं, तो आगे की सप्लाई जो है वो बहाल हो जाती है। तो इसे कहते हैं बाईपास ग्राफ्ट। डॉक्टर हाशिम, ये जो दिल की तरतीब होती है या पल्स जो इर्रेगुलर होती है, इसमें क्या मसला हो सकता है? दिल की जो वैसे एक, जिस तरह अल्लाह ताला का पूरा निज़ाम, पूरा यूनिवर्स एक रिदम और एक सुर और एक लय में चल रही है, इसी तरह भी हमारी अब सब के दिल भी जो हैं एक रिदम में चल रहे होते हैं, जिसे हम कहते हैं साइनस रिदम। सही। अब साइनस रिदम एक रिदम है जिसमें दिल के 2 ऊपर के खाने और 2 नीचे के खाने, तो ये एक दोनों जो हैं वो बिल्कुल एक रिदम के साथ चल रहे होते हैं। इसमें किसी भी वजह से कोई भी जो है वो एबनॉर्मलिटी है, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट अटैक हो, इस्कीमिया हो, सही, इसकी वजह से जो है ये इस रिदम में एबनॉर्मलिटी आ सकती है, तो इसे कहते हैं एरिथमिया। अब एरिथमिया की एक बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें सबसे कॉमन जो है वो एफिब है, एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें फिर फालिज होने के, हार्ट अटैक होने के और मल्टीपल जो है वो चांसेस होते हैं। और स्लो भी हो जाती है पल्स। बिल्कुल। हार्ट अटैक में अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी या सीधी तरफ की शरीयान जो है वो ब्लॉक हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं कि पल्स का स्लो हो जाना, तो उसमें फिर कभी कभी हमें बैटरी डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। बैटरी क्या होती है डॉक्टर हाशिम? जो मैंने कहा, जो दिल की 2 तरह की एक्टिविटी होती है। सही। एक होती है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, एक है मैकेनिकल एक्टिविटी। मैकेनिकल एक्टिविटी तो वही है पंप करना, दिल का पंप करना, और जो ब्लड प्रेशर और वो सारी चीज़ें और हमारी पूरी बॉडी को जो है ब्लड सप्लाई करती है। और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी यही है कि ये जो मैकेनिकल एक्टिविटी इज़ लीडेड बाय इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी।
अगर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाए तो फिर हमें एक्सटर्नली जो है वो बैटरी लगा के उसको इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देनी पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसे कहते हैं पेस मेकर, और ये टेम्परेरी भी होती है और परमानेंट भी होती है। सो ये पेस मेकर को कब कब चेक कराना चाहिए, क्योंकि बैटरी में हम पानी भी डालते हैं, उसको चेक भी करते हैं, तो ये कब कब करना चाहिए? जिनको भी टेम्परेरी पेस मेकर तो एक आध दिन के लिए लगता है अटैक में और फिर वो रिमूव हो जाता है अगर उसकी ज़रूरत नहीं होती। परमानेंट पेस मेकर जो है यहाँ पे सुप्राक्लेवियन, यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे एक पॉकेट बना के वहाँ रख देते हैं और इसकी तारें दिल में जाती हैं। तो इसको हर 3 महीने में 6 महीने में हम रिकमेंड करते हैं कि आके चेक करवा लें कि ये कैसे काम कर रहा है, इसकी लाइफ कितनी है और क्या किसी कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं। डॉक्टर हाशिम, इसके अलावा फालिज भी हो सकता है इन मरीज़ों को जिनकी दिल की तरतीब डिरेंज हो? बिल्कुल, वो क्यों होता बिल्कुल। है? जो एट्रियल फिब्रिलेशन है, एट्रियल फिब्रिलेशन देखें, खून जो है इंसान के वजूद में जो खून लिक्विड फॉर्म में जो रवानगी है वो सिर्फ इसी वजह से है कि खून जो है वो एक डायनेमिक स्टेट में ही रहती है। कभी भी खून कहीं रुकता नहीं है। खून कहीं भी रुकेगा वहाँ थ्रोम्बस बन जाएगा, चाहे पाँव में हो, हाथ में हो, दिल में हो, कहीं पे भी हो। अच्छा, एरिथमिया में, एट्रियल फिब्रिलेशन में दिल का जो ऊपर वाला खाना है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ फिब्रिलेट कर रहा होता है। तो फिब्रिलेट करेगा और वो खाना थोड़ा बड़ा भी हुआ होता है। जब फिब्रिलेट करेगा तो फिब्रिलेट करने से वो ब्लड की स्टेसिस होती है, वहाँ खून रुक जाता है और उसमें एक छोटा सा खाना होता है जिसे डेड पार्ट भी कहते हैं, या उस खाने में जो है खून जम जाता है और वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। और वो थ्रोम्बस जैसे ही वहाँ से, या खून का लोथरा जैसे ही वहाँ से डिसलॉज होगा तो वो वेंट्रिकल में आके या दिल के निचले खाने में आके हमारी शहरग में आ जाता है और शहरग में फालिज भी करा सकता है, हार्ट अटैक भी करा सकता है, पाँव का गैंग्रीन भी करा सकता है, गुर्दों का भी जो है वो इस्कीमिया करा सकता है। तो दिल की एरिथमिया में जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाशिम, ये हार्ट फेलियर क्या होता है? हार्ट किस तरह फेल हो जाता है? हाँ, ये मिसनोमर है एक्चुअली। हार्ट फेलियर डजंट मीन कि हार्ट फेल हो गया और हम चले गए। हार्ट फेलियर जो है, हार्ट फेलियर के साथ हमारे जो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आर विद हार्ट फेलियर, और हार्ट फेलियर के साथ भी एक इंसान बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। अगर इसको हम डेफिनेशन वाइज कहें तो डेफिनेशन वाइज ये कहते हैं कि हार्ट की वो सलाहियत कि वो पेरिफेरी से ब्लड रिसीव ना कर सके और जो ब्लड उसमें आए तो उसे पंप ना कर सके, तो इसे कहते हैं हार्ट फेलियर। तो वो यूजुअली हम सब का जो हार्ट नॉर्मल, एक नॉर्मल हार्ट जो है वो 55 to 65% जो है उसकी EF होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। अगर ये कम हो जाए तो इसे कहते हैं हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें हम मुख्तलिफ दवाइयाँ देते हैं और उससे इंसान की ज़िंदगी जो है वो एक नॉर्मल पेस पे चल रही होती है। हार्ट फेलियर का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि दिल रुक गया है। तो क्या दवाई, उसकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। इसमें भी चलती हैं? बिल्कुल, इसमें भी लाइफ लॉन्ग दवाइयाँ चलती हैं और इसके मुख्तलिफ अवामिल हैं। कुछ रिवर्सिबल कॉज हैं, कुछ इर्रिवर्सिबल कॉज हैं। जो रिवर्सिबल कॉज में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो इस्कीमिया है, जो हमारा ब्रेड एंड बटर है। इसके अलावा जो है वो पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी है, यानी प्रेगनेंसी के दौरान हार्ट फेल हो जाना। उसके बाद वो फिर अगर आप प्रॉपर दवाइयाँ दें, उसका प्रॉपर लुक आफ्टर करें तो वो नॉर्मल हो जाते हैं। सही। तो ये बहुत सारे टैकीकार्डिया इंड्यूस कार्डियोमायोपैथी है, वो अगर आप उसको प्रॉपरली डील करें तो वो रिवर्सिबल कॉज है। कुछ जो है वो परमानेंट लॉस हैं, अगर वो होता है तो फिर लाइफ लॉन्ग आपको मेडिकल ट्रीटमेंट पे ही रहना होता है। डॉक्टर हाशिम, आखिर में हमारे नाजरीन के लिए कोई पैगाम दें कि हार्ट के प्रॉब्लम्स हो ही ना। मैं फिर उसी बात पे सर एम्फसाइज़ करूँगा कि हमें हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आनी चाहिए और हमें जो है वो एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना चाहिए और सिगरेट स्मोकिंग या कोई भी बुरी आदत से जान छुड़ानी चाहिए एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खान आपका इस प्रोग्राम में आने का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। नाजरीन, जैसे डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खान ने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वॉक, डाइट, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं ताकि आपको ये बीमारियां हों ही ना। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।